इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह से चीन को डायरेक्ट संदेश दे रहे हैं कि अब की देश की सीमा को लेकर इस बार कोई समझौता नहीं होगा। 1 इंच जमीन पर भी भारत किसी का कब्जा नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध नजदीक है। युद्ध की तैयारियां देखने के लिए ही मोदी सरहद के करीब गए, जवानों का हौसला बुलंद किया। तो क्या अब युद्ध होगा या शांति? अगर युद्ध हुआ तो कैसे होगा? एक तरफ 14,000 फीट की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है, नीचे गहरी खाई है। लद्दाख में कहां-कहां युद्ध के फ्रंट खुले हैं। कैसा है यहां का भूगोल? कितना मुश्किल है बर्फीली चोटियों पर किसी भी सेना के लिए लड़ाई लड़ना? आज 3 जनरल्स बताएंगे लद्दाख में युद्ध लड़ने की पूरी रणनीति क्या है, कैसे हमारी सेना दुश्मनों को चित करेगी। हम तीनों जनरल्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह से ललकारा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा एकदम साफ था। भारतीय सीमा पर इस वक्त डटे हुए हैं और वो तब तक डटे रहेंगे जब तक चीन ये बात नहीं समझ लेता कि उसकी विस्तारवाद की नीति अब एलएसी पर नहीं चलेगी। यह विकासवाद का युग है। यहां पर विस्तारवाद की नीति चीन की न भारत ने मानी है और वो न मानेगा। आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी मौजूद हैं, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के मेंबर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन जी हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एके फिवाज जी भी हैं, जो 14th कोर के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। ये तमाम जनरल्स हमें ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि किस तरीके से वॉर फ्रंट खुल चुका है, युद्ध की स्थिति दिखाई देती है और अगर युद्ध हुआ तो ये कितने बड़े चैलेंजेस के साथ होगा और भारतीय सेना की कितनी बड़ी तैयारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएल नरसिम्हन, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी और साथ ही मेजर जनरल एके फिवाज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरसिम्हन जी, जिस तरीके की भारत की तैयारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रंट पर जाना और फ्रंट पर जाकर लीड करना, यह कहना कि विस्तारवाद की नीति चीन की नहीं चलेगी, इसका सीधा सीधा अर्थ लोग ये समझ रहे हैं कि अब बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है और यह बड़ा युद्ध हो सकता है। कितनी तैयार है भारतीय सेना?
ये भारतीय सेना की तैयारी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री का जो कल दौरा था लेह का, उसको सिर्फ इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ लड़ाई के लिए वो तैयार कर रहे थे। उसको इस तरीके से समझिए कि ज़मीनी हालात को देखने के लिए और वहाँ पर जो तैनात जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये विजिट जो है किया गया था। और जैसे आपने बताया था ये विस्तारवाद के बारे में उन्होंने किसी देश के बारे में नहीं बताया, इन जनरल उन्होंने विस्तारवाद के बारे में बताया। हालांकि चीन की तरफ से उसके लिए जो रिएक्शन आया वो समझता है कि चीन के बारे में बोले थे, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसके अंदर चीन का या किसी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया था। तो ये बात हमको पहले ध्यान में रखना चाहिए। अब रही सेना की तैयारी की बात, पहले भी हम यही बोलते रहे कि चीन ने अगर कुछ अपना ट्रूप्स की नफरी में या अपना जो इक्विपमेंट के नफरी में उधर बढ़ोतरी की है, तो उसी के बदौलत हमारा सेना का भी उतना ही डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पे तैनात जो किए गए फौज और उनका इक्विपमेंट जो है उतना ही तादाद में है। तो सेना पूरी तरीके से तैयार है जो भी काम करने के लिए। जैसे मैं पहले भी बताता आया, ये से जो युद्ध का जो चीज़ है, युद्ध का जो मुद्दा है, युद्ध का जो शुरू होने का जो है, वो सबसे आखिरी हमारा जो है चॉइस होना चाहिए। उसके पहले हमको बाकी जितने हमसे हो सकते हैं वो पूरा कार्रवाई पहले करना चाहिए। अगर उसमें नामुमकिन रहे तब जाकर के युद्ध के बारे में सोचना चाहिए। और रही सेना की बात, सेना हर हमेशा तैयार है, जो भी उसके लिए उसको मिलेगा और अपना जमीन को जो अपना जो टेरिटरी को जो पालन करना है उसका जरूर वो करे। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी जी, जब हम ये कहते हैं कि 14,000 फीट की ऊंचाई है, बर्फीली चोटियां हैं, नीचे गहरी खाई है, तो यानी ये सबसे मुश्किल टेरेन है, ये विश्व का सबसे मुश्किल टेरेन है जहां पर भारतीय सीमा पर इस वक्त LAC पर भारत के जवान डटे हुए हैं। ऐसी जगह पर वॉर फ्रंट पर डटे रहना, क्योंकि कई जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो फिर वो दिसंबर तक चल सकता है। ऐसे मुश्किल टेरेन पर आप उस सबसे पहले तो इस टेरेन के बारे में थोड़ा सा और बताइए और साथ ही भारतीय तैयारियों के बारे में भी। मीनाक्षी जी, ये टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है लद्दाख की। यहाँ पे जो ट्री लाइन वगैरह है वो काफी कम ऊंचाई तक है और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की काफी कमी है। एक तो विंड चिल फैक्टर, ठंडक होना और ऑक्सीजन की कमी होना, ये सब चीजें लड़ाई की जो एक्चुअल ताकत होती है उसमें काफी कमी ला देती हैं। लेकिन यह मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय फौज है इस तरह की ऊंचाइयों पर, इस तरह के माउंटेन वॉरफेयर में बहुत ही माहिर है और हर तरह से एक्लिमेटाइज है, हर तरह से इक्विप्ड है और उसकी जो आप ताकत देख सकते हैं, सियाचिन इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर है। 21,000, 22,000, 23,000 फीट पे हमारे सैनिक पूरे 24/7 साल में हर दिन वहां पे डटे रहते हैं। तो उसके बारे में हमको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता अगर करनी है तो चीन को करनी पड़ेगी। जब वहां पे थोड़ी ठंड शुरू होगी, बर्फ पड़ने लगेगी, उस वक्त उनके सैनिक जो हैं वो जरूर डिफिकल्टी में होंगे जी। नाम फोर्सेस के जवानों को, सशस्त्र बलों के जवानों को इसमें माहिर हैं। वो लोग इस तरह की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए वो काफी तैयार हैं। उसमें हमारी किसी प्रकार की भी आपको या देश को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। हम कामयाब होंगे, केपेबल हैं और वेल इक्विप्ड हैं। इसके अलावा जो मैं बता दूं, आपने जो युद्ध के बारे में कहा, युद्ध जैसा जनरल नरसिम्हन भी कह रहे थे, लास्ट रिसोर्ट एक किसी भी गवर्नमेंट का होता है, ये पहला रिसोर्ट कभी नहीं हो सकता। जब भी हम बाकी जो तमाम तौर तरीके होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, तब अपनी जो हमारा जो सही और धर्म के हिसाब से जो हमारा हक है उसके लिए हम अपनी फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मेजर जनरल सिवाच, ये कहा जाता है कि वे डिप्लोमेसी फेल्स वॉर बिगिंस।
लेकिन यहाँ पर डिप्लोमेसी हैंड इन हैंड चल रही है और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारी तैयारियां भी साथ ही साथ चल रही हैं। आप 14th कोर के पूर्व कमांडर रह चुके हैं, आपने वहां की हर परिस्थिति में आपने वहां पर मुस्तैदी से अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाला है। आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हम केवल संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और संभावना कुछ भी हो सकती है, वो युद्ध भी हो सकता है, वो शांति भी हो सकती है। इतने मुश्किल टेरेन पर जहां पर हम 4000 किलोमीटर की इतनी लंबी सीमा चीन के साथ साझा करते हैं, वहां पर किन किन फ्रंट पर हमें तैयारी रखनी है और कहां कहां पर हमारी तैयारी है? देखो मीनाक्षी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2010 से 2011 14 कोर लेह लद्दाख। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बड़ा ठीक है। देखो, आप लड़ाई नहीं चाहते, अगर लड़ाई नहीं है तो तब एक ही तरीका हो सकता है कि अगर आप तैयार हैं लड़ाई के लिए तो लड़ाई नहीं होगी। तो सबसे सिंपल बात है, लड़ाई के लिए तैयार होना ही लड़ाई को रोकना है। अगर आप कमजोर हैं तो चीन आपके ऊपर अटैक करेगा। अगर आप चीन के साथ आंखों में आंख दिखा के बात करते हैं और आप भी इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं तो ये युद्ध नहीं होगा। ना भारत युद्ध चाहता ना चीन चाहता, मगर चीन को यह समझना पड़ेगा अगर युद्ध होता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, नुकसान उसको ज्यादा होगा। जो ख्वाब देख रहा है कि वो एक प्रकार से सुपर पावर बनेगा, वो कभी भी नहीं पूरा होगा। और जिस प्रकार से जब आप ये कहते हैं कि तो चीन को नुकसान ज्यादा होगा, मुंह की खानी उसको ज्यादा पड़ेगी, आप टेरेन के लिहाज से बताइए वो कौन कौन से ऐसे फ्रंट है, चाहे हम गलवान की बात करें या हम पेंगोंग सो लेक की बात करें या हम देपसांग की देपचौक की बात करें, क्यों चीन को मुंह की खानी पड़ सकती है? आप टेरेन के लिहाज से पूरा समझाएं दर्शकों को। देखो, ऐसा है मीनाक्षी, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डन्ड है और इतनी हाइटों पे लड़ने की एक काबिलियत रखती है। हम 1999 के अंदर जो कारगिल का युद्ध लड़ा वो इनसे जितनी हाइटें थी, उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर में जिस प्रकार से काउंटर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं, मगर जो चीन की फौज है उसका कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। एक 1967 में हमारे साथ एक बार फिर इनकी मुठभेड़ हुई थी नथुला में, आपने देख लिया था, 400 करीब चीनियों को मार गिराया था। 1979 के अंदर उन्होंने वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी। जो इलाका अभी है जो आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये इलाका हमारे फेवर में है, क्योंकि एक तो हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारे जो एयरफोर्स है, उसके अंदर जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में है, जैसे आपकी जम्मू में है, श्रीनगर में है, अंबाला में है, पठानकोट में है या ले, उनका पेलोड बहुत ज्यादा कैरी कर सकते हैं और चीन नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि जैसे कहीं ना कहीं चीन भी भारत से बहुत डरा हुआ है। जब से दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी रोड बना ली है और सब सेक्टर नॉर्थ में हमारा जमावड़ा बढ़ा है, तो चीन को कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हम अक्साई चीन की तरफ तो ना आ जाए, क्योंकि जो सब सेक्टर नॉर्थ का एरिया है काराकोरम से 8 किलोमीटर दूर है साउथ में, वहां से आप अक्साई चीन की तरफ भी जा सकते हो। आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हो, काराकोरम हाईवे को भी एक प्रकार से आप इंटरवीन कर सकते हो। इसी प्रकार सिंगजांग से लासा वाली जो रोड है, तो एक प्रकार से उधर जो है भारत का बहुत बड़ा फायदा है, मगर वहां पर कोलिजन भी हो सकता है चीन और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान आपके वेस्ट में है और ईस्ट में आपका चीन है। मगर ओवरऑल अगर आप देखो जो टेरेन को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि भारत ना एक तो बैटल हार्डन्ड है और एक इस इलाके की लड़ने की काबिलियत है विनाफा चीन के। चीन का क्या है कि जो लॉजिस्टिक लाइन है वो बड़ी प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे ठंड आएगी और बॉटल नेक है। भारत के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। भारत ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप कर लिया अपनी तरफ, मोबिलाइजेशन करके भारत तैयार है, चाहे वो आर्टिलरी है, चाहे वो टैंक है, चाहे वो एयर डिफेंस है। मैं चीजें नहीं बताना चाहूंगा, मगर ये कहना जरूर है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और अगर लड़ाई होती है तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो वहां पर मान लो आपको पता है देशपांग है या चुम्बर है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्लेन है, वहां पर हो सकता है टैंकों की भी लड़ाई हो, उसके अंदर भी भारत की माहिरता है। भारत के पास वो सब कुछ है जो लड़ाई के अंदर होने चाहिए। तो इसलिए चीन को अब लग गया है, ये महसूस होने लगा है कि भारत का पलड़ा भारी है। अगर भारत से लड़ाई लड़ता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम भी नहीं चाहते लड़ाई तभी नहीं होगी जब भारत ये तो कोई नहीं चाहता। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक ऐसी महामारी से पूरा विश्व इस वक्त लड़ रहा है जो कोरोना जैसी महामारी, वो भी चीन की दी हुई है। उस महामारी से भी पूरा विश्व लड़ रहा है। कोई नहीं चाहेगा कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मैन टू मैन फाइट हो, दो देश आपस में युद्ध करें। लेकिन इतना भी तय है, इतना भी साफ है कि अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है
तो भारत युद्ध भी लड़ेगा, क्योंकि वो LAC पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह लद्दाख जाना ये एक बहुत बड़ा इशारा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ये चर्चा जारी है, हो रहे फौरन हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, हम संभावनाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम भारत की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं, हम उस मुश्किल टेरेन का जिक्र कर रहे हैं जहां पर इस वक्त भारतीय सेना डटी हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन, हम चीन के पैटर्न को अगर देखते हैं तो चीन चाहे वो नाथुला हो फिर वो डोकलाम हो, भारत ने उन्हें डोकलाम से खदेड़ा, वो गलवान पहुंच गए, गलवान से खदेड़ा वो पेंगोंग त्सो लेक पहुंच गए। चीन की सेना एक पैटर्न के तहत काम करती है और इसी पैटर्न को ब्रेक करने की जरूरत है। भारत की रणनीति, युद्ध नीति क्या होनी चाहिए? ये इस सवाल को जवाब देने से पहले पिछले जो सवाल था उसके ऊपर एक दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो वहां का टेम्परेचर जो है आपको अभी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके बाद में मैं लद्दाख इलाके की बात कर रहा हूँ, उस इलाके के अंदर जो गलवान घाटी है या बाकी जो एरिया है, बाकी जो इलाका है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है डाउन होता जाएगा। हालांकि अभी गलवान नदी में भी पानी बहुत है, तो वहाँ पे भी उनको टिक के लड़ाई करना जो है मुश्किल काम होगा। लेकिन मैं भारतीय फौज के बारे में छत्रपति साहब ने भी बोला है, शिवाजी साहब ने भी बोला है, उनके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है सियाचिन का हो या किसी और हाई एल्टीट्यूड एरिया का हो, उसका जो हमारा सक्षम है वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आप 3488 किलोमीटर मान के चलिए। आपने अपने बयान के दौरान में बोला था 4000 कुछ है, हम मानते हैं 3488 किलोमीटर ये कुंजरा पॉच से लेके वहाँ म्यांमार का जो एरिया है वहाँ तक का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, ये 15 जून में जो इंसिडेंट हुआ था उधर गलवान घाटी के अंदर, उसका असर किस प्रकार से चीन के ऊपर पड़ेगा। चीन को अभी तक समझ में आ गया होगा कि भारतीय सेना जो है कोई पुशओवर नहीं है, उनको आप ऐसे ही धक्का दे के निकाल नहीं सकते, खुद को भी बहुत कैजुअलिटी भुगतने पड़ेंगे, ये उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर मिनिमम कितना जाता है, और उस मिनिमम टेम्परेचर में अगर युद्ध की परिस्थिति बन रही है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, हम संभावनाओं की तरफ चर्चा कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल ये डिस्कशन जरूर है, लेकिन हम अभी केवल संभावनाओं पर ही चर्चा कर सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है, और अगर युद्ध होता है और ये युद्ध दिसंबर तक खिंचता है तो क्या परिस्थितियां वहां पर बनेगी? ये जो है आप -20 से -40 तक का लेकर चलिए। अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर जो है, न्यूनतम जो है तापमान -20 से लेके -40 तक लेके चलिए विंटर के दौरान में। ये इतना कठिन इलाका है, बहुत नैरो घाटी है उस इलाके के अंदर, और लेक और उसका पहाड़ी इलाका है, तो ये इस प्रकार का जो टेरेन है इसके अंदर लड़ाई करना जो है आसान नहीं है। और चीन का फौज जो है ये पहली बारी इस बार विंटर के दौरान में यहाँ रहने का कोशिश करेगा। अगर तब तक डिसएंगेजमेंट ना हो तब यहाँ रहने का कोशिश करेगा। उनको खुद समझ में आएगा कि इस इलाके के अंदर इस प्रकार का रहना और लड़ाई करना, जाहिर है ये मुद्दा ऐसा है जिस पर हम एक विस्तृत चर्चा कई घंटों की कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात साफ है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह लद्दाख जाना और वहां से यह संदेश देना कि विस्तारवाद की नीति बर्दाश्त नहीं होगी, जिसने विस्तारवाद की नीति पे जो चलेगा वो मुंह की खाएगा। एक संदेश साफ था, भारत ना रुकेगा ना हटेगा, सीमा पर डटा रहेगा। फिलहाल रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारत के सिंहनाद से कैसे डील उठी ड्रैगन की, डोल उठी ड्रैगन की जमीन।